Good evening and welcome again to my daily live show, which is Let's Talk live show. Today we are going to discuss about three-tier Panchayati Raj and budget. और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो पंचायती राज को बड़ी बखूबी जानते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और एज इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और आप अभी उनके साथ रूबरू हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे उनके साथ और डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। विल फर्स्ट डिस्कस पंचायती राज, थ्री टायर सिस्टम एंड पंच, सरपंच और DDCs, and then we'll be discussing budget, वेलकम टू मिस्टर रैना। अभी मैं उनको जोड़ रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपके साथ आज अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो ऐसा है कि ये जो थ्री टायर सिस्टम बना है, सबसे पहले 2 साल पहले पंचायतों को बनाया गया। उसके बाद इलेक्शंस होने के बाद, मतलब उस टाइम इतना डर था कि कोई फॉर्म, खासतौर पर कश्मीर वैली में फॉर्म भरने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे कि ऐसा खौफ था। और वो कुछ ऐसे लोगों ने किया था जो पॉलिटिक्स से, जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ऐसा खौफ वहाँ इससे रिलेटेड लोगों में भरा हुआ था कि कोई भी फॉर्म भरेगा तो मारा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कफन बांध के इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन को सक्सेसफुल किया। तो फर्स्ट टायर वहीं पर खत्म हुआ, बढ़िया तरीके से लोग उन्हें उसमें शमूलियत की। सेकंड टायर भी फिर 6-7 महीने में ही हुआ था। उसमें हमारे DDC चेयरमैन हमने चुने। तो तीसरा टायर कंप्लीट करना था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि 3 टायर सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं था। तो जब ये 3 टायर सिस्टम को कंप्लीट करना था, क्योंकि बहुत सारा फंड्स इसके थ्रू डेवलपमेंट से रिलेटेड आना है, तो गवर्नमेंट ने बहुत एक इनिशिएटिव लिया इससे रिलेटेड और DDC इलेक्शंस हुए। आपको पता है कि उसमें पहले टायर में, सेकंड टायर में जो ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने जब देखा कि यहाँ माहौल बिगड़ रहा है, हमारे हाथ से अब सब कुछ जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहना, तो ये वही लोग जो पंचायतों को कभी पनपने नहीं देना चाहते थे, पंचायती राज जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने नहीं देना चाहते थे, वो अचानक एक गैंग बन गई, दुत्कार गए, तो वो घुस गए इसमें। और क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयरलेस इलेक्शन था, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी गई, तो जिनको वोट पड़े वो जीत के आ गए। तो बहुत अच्छा हुआ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती थी कि ये जो कुछ लोग हैं, जो कुछ तत्व हैं, ये जो डेमोक्रेसी को फुल फ्लेज्ड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना देना चाहते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे लोग। लेकिन 3 टायर सिस्टम तो लागू हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। लोग घरों से निकले, उनने ताबड़तोड़ वोटिंग की, जिसमें मुझे पता है कि हमारे गौहर साहब ने भी बहुत मेहनत की और वो भी अच्छा, उन्होंने भी काम किया और एक अच्छी एक्सपीरियंस रही, तो बहुत अच्छा हुआ ये। लेकिन अभी मसला एक हुआ कि 3rd टायर तो हो गया, लेकिन जो ये DDC मेंबर्स बने, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये DDC मेंबर्स जो बने, इनको लगा रियलिटी में हम पंचायत से जुड़े नहीं है, हम शायद सीधे MLA या MP बन गए। यस यस यस। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी। सॉरी टू इंटरप्ट यू,
इन्होंने तो अपना चेहरा पहले ही दिखा दिया आते आते ही। जैसे अभी चेयर मिली भी नहीं तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ये अपने लिए लड़ रहे थे कि ये लोगों के लिए इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। जी, जैसे कि ये जगजाहिर हो गया कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट टायर और सेकंड टायर जो बन रहा था, तो ये मैक्सिमम लोग जो चुन के अभी आए हैं, ये वही लोग हैं जो पंचायती राज के खिलाफ, जो जिनको लग रहा था कि हमारे हाथ से सब कुछ छिन रहा है। पहले तो वो चाहते नहीं थे कि कोई आए, डरा रहे थे, धमका रहे थे लोगों को कि मारे जाओगे, वो है, ये है, ऐसा है, हमारा कुछ और, ठीक है ना। तो पंचायती राज इनको पता था कि ये एमपीज एमएलए से निकल के कॉमन मैन के हाथ में पावर आ रहा है, एम्पावरमेंट उसको किया जा रहा है। तो इन्होंने जब ये आ गए तो इनको लगा कि अब तो हम बहुत कुछ बन गए। तो हैरत की बात यह है कि फर्स्ट मीटिंग जो हमारा स्टेट का हेड है एलजी साहब, उनके साथ उनकी मीटिंग थी, साथ में उनको ट्रेनिंग भी थी। उसमें इनको बताया जाना था कि आपके पास पावर्स क्या है, ट्रेनिंग में क्या होता है। जैसे मैं सरपंच बना, मुझे पता ही नहीं था पंचायत क्या होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने हमें ट्रेनिंग दी, सिखाया। हमारे क्लासेस एज ए स्टूडेंट हम गए उन स्कूलों में जहां हमें जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें एज ए स्टूडेंट समझ के हमें पढ़ाया पंचायत कैसे चलानी। जी जी जी। सेम वे जब ये जम्मू आए ऑल ओवर जे&के से कि मनोज सिन्हा जी से मिलना है, उसके बाद ट्रेनिंग की शुरू होनी है, ये लोग एक्सपोज हो गए क्योंकि अंदर जाने से पहले ही उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और किस पे बात, किस पे? बिल्कुल कि बिल्कुल। जो गवर्नमेंट ने इनका प्रोटोकॉल दिया, जो उन्होंने, जी जी, क्योंकि वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही उनने उसका ये निकाला था, लिस्ट आ गई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या काम किया कि कुछ पता ही नहीं है कि हम हैं क्या। तो शुरू हो गई जी, हमारे पास अख्तियार नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और आए थे ये लोगों की सेवा के लिए और ये एक्सपोज हो गए, ये अपनी सेवा में लग गए। ठीक है ना। तो लोगों की नजर में जो छवि इनकी थी कि ये आए हैं हमें अब ये खिदमत करेंगे, तो इन्होंने वो ऐसा वहां, मतलब इनकी छवि जो बनी थी वो बहुत खराब हो गई है इनकी करतूत की वजह से। तो अब है ये कि गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहते वो कश्मीर में कहावत है, तोत खून, उन्होंने इतना गर्म चीज खाई कि गला भी जल गया। ठीक है ना। तो ये बहुत गड़बड़ इन्होंने की है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये डीडीसी हैं हमारे, हाँ, उनके आए हैं चुनिंदा लोग हैं ये, जो रूल एंड रेगुलेशन हैं पंचायती राज, उनको इन्होंने फॉलो करना है, इसके तहत ही काम करना है। ये एमएलए या एमपी ना समझे अपने आप को, ये सिंपल एक पंचायत का एक लेयर है, थर्ड टायर, उसके सदस्य हैं, उसके मेंबर हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी, जैसे आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही बजट आया है जम्मू कश्मीर का, उसमें भी एक कंफ्यूजन है, इनको लग रहा है हाँ बिल्कुल, 1,08,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए गए, जिसमें से हर एक डीडीसी को 10 करोड़ रुपए दिए गए। तो 10 करोड़ उनको देने का मतलब है कि ये जो 14 मेंबर है एक डिस्ट्रिक्ट में, काउंसिल को, जी ये पूरी काउंसिल को, जिसमें 14 मेंबर्स, ये 10 करोड़ है पूरी काउंसिल को, जिसमें 14 मेंबर है। जी जी। तो अगर ये 14 मेंबर, इनको अगर डिवाइड किया जाए इस 10 करोड़ को, तो ये 71 लाख के आसपास बनता है। लेकिन सिस्टम ये है कि जो बोर्ड बैठेगी इनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो उनने अब अपना
बोर्ड का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो मीटिंग बैठेगी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन्होंने वहां पर एक पास करना है, रेजोल्यूशन को पास करना है कि ये काम हमने उठाने हैं, इंपॉर्टेंट काम डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद उनको, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसमें टेंडरिंग होगी। तो टेंडर जो होगा वो ऑनलाइन टेंडरिंग होगी। ऑनलाइन टेंडरिंग में जो भी बिड भरेगा, चाहे वो भाई साहब जम्मू का बंदा हो, चाहे वो पे काम करेगा। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि 10 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं, वो उनको दिए गए नहीं, वो अपने घर नहीं ले जा सकते, वो उनका सीडीएफ नहीं है, उनको वो अपने डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया है और अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिया गया है ना, जिनकी अर्जेंसी है। कहने का मतलब ये है, जो पंचायत है, पंचायत को ही ये पैसा इन्होंने लगाना है। तो सरपंच को कॉन्फिडेंस में लेना है, बिल्कुल सरपंच के, है ना। तो अगर ये नजरअंदाज करेंगे पंचायत को, सरपंचों को, तो और एक बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हम कभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हमें एक्सपोजर टूर पे, एक्सपोजर कम एजुकेशनल टूर पे डिफरेंट स्टेट्स में भेजा था। वो सारे सरपंच गए हैं और वहां से वो सीख के भी आए हैं, और इन मुद्दों पे भी हमने वहां बात की है। बात ये है कि जो भी ये 3 टायर सिस्टम है, इस 3 टायर सिस्टम में एक पंचायत है, और दूसरा है ब्लॉक डेवलपमेंट का चेयरमैन, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन, बीडीसी, ठीक है ना। तो 3 टायरों का आपस में समन्वय है, लेकिन पंचायत का अपना काम है, बीडीसी का अपना काम है, और डीडीसी का अपना काम है। ये तीनों टायर जो हैं, पंचायत का बीडीसी के साथ काम है, हमें डायरेक्टली डीडीसी के साथ कोई काम नहीं। बीडीसी का डीडीसी के साथ काम है। मैंने अगर कोई काम करना है, मैंने बीडीसी को अप्रोच करना है। जी। और बीडीसी साहब, डीडीसी के आगे वो काम मेरा रखेगा। डीडीसी डायरेक्टली पंचायत में नहीं घुस सकता, न सरपंच डायरेक्टली डीडीसी के पास जाएगा। बिल्कुल, आप समझ रहे हो। तो 3 टायर सिस्टम का है और प्रॉपर पावर है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, वो पावर का आपस में इसको कहते हैं कि मिक्सअप ना हो जाए। नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन तो है, लेकिन आपस में ये मिक्सअप ना हो जाए, किसी को समझ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो पावर जो है पंचायत का बीडीसी के साथ काम है, मिक्सअप ना हो जाए। तो डीडीसी समझता है कि अब मैं पंचायत को भी खा लूंगा, अब मैं बीडीसी वाले को भी खा लूंगा। वैसा नहीं है। डीडीसी का सिर्फ काम है अपने काउंसिल में काम करना, और ब्लॉक के साथ, जो ब्लॉक का बीडीसी चेयरमैन है, उसके साथ आपस में कनेक्शन। ऐसे ही बीडीसी का पंचायत के साथ कनेक्शन। तो आपस में जो पावर मर्ज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो डीडीसी बने हैं, अभी नए हैं, अभी पता नहीं है, तो ये समझते हैं कि अब हमारे एरिया में सारा जहां मर्जी घुसो, जहां मर्जी जिसको ठेका देना उसको दो, और ये फोर्स अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टली सरपंच को पूछते नहीं है, जो हमारा वीडियो साहब है उसको बीच में धमकाते हैं, वो काम उधर करना है। अरे भैया, वहां सरपंच है, उसको देखना है ना। हमारे जो पंचायत के सेक्रेटरीज हैं, बीएलडब्ल्यू जिसको कहते हैं, उसको डायरेक्ट फोन करते हैं। तो वहां पर जो है ये एसडीएम का पॉइंट इश्यू करना है कि मेरा बंदा है, उसको दे देना। भैया आपका तो मतलब ही नहीं है। हमने अपने गांव में सरपंच देख रहा है कि कौन गरीब आदमी है, जिसको मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना इश्यू करनी है। वो फोन करता है बीडीसी मेंबर पंचायत सेक्रेटरी को, यार मेरा बंदा है, ये उसको इश्यू कर देना। भैया आप कौन हो? आपका काम है जो जिला समिति है, डीडीसी को जिला समिति बोलते हैं,
आप जिला समिति में देखो आपके पास क्या काम है। आपको बीडीसी के थ्रू पंचायत, फिर बीडीसी आगे अपने एरिया का रेफर करेगा अपने डीडीसी को। डीडीसी में पहुंचे, वहां इनने बैठक करनी है, उस पर सलाह मशवरा करना है। घुस नहीं सकते डायरेक्टली पंचायत में कि हाँ जी मेरा ये बंदा, मेरा वो बंदा, कुछ भी नहीं। कोई भी काम करने से पहले उनने सरपंच से एनओसी लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब मुझे ये आपके यहाँ काम करना है, और डायरेक्टली नहीं कर सकता। जब पंचायत उसको रिकमेंड करेगी कि मेरा ये काम चाहिए इस एरिया में, ये आप कीजिए, तो वो फिर बैठक जो बैठेगी उनके काउंसिल में, उसको देखेंगे ये उस लायक है, प्रायोरिटाइज करेंगे हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डायरेक्टली नहीं कर सकते ये, ठीक है ना। तो जो बजट आया है इनका सीडीएफ नहीं है वो, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे डीडीसी को लग रहा है कि शायद अब हम 14 लोग मिलके ये 10 करोड़ को आ जाएंगे, जो पिछले 70 साल से जो आ रहा है वो नहीं कर सकते। सारा ऑनलाइन है, सारा जियो टैगिंग है, सब इन्वॉल्व है। एक गड़बड़ करेगा फंसेंगे सब, बिल्कुल बिल्कुल। एक गड़बड़ करेगा फंसेगी वो पूरी टीम जो उससे इन्वॉल्व हो। 14 की वाली टीम। यस यस यस। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि सारा ऑनलाइन है, जो भी आप काम करोगे वो ऑनलाइन। जब तक ऑनलाइन नहीं होगा, उसकी जियो टैगिंग नहीं होगी, उसका पूरा एस्टिमेट नहीं बनेगा, उसका अप्रूवल नहीं आएगा, टेक्निकल अप्रूवल नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आएगा। तो जी जी हाँ बोले 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 बोले। जब तक नहीं होगा, जब तक अप्रूवल्स नहीं आएंगे, तब तक वो मान लीजिए नहीं कर सकते। जो इनकी गलतफहमी है कि बस हमें ये सीडीएफ मिला है, ये तो इसको जी सीडीएफ नहीं है ना, ये फंड है, सीडीएफ नहीं है इनको। जैसे हाँ बीडीसी को हमें 25 लाख उसको सीडीएफ है, बीडीसी को 25 लाख सीडीएफ है। ठीक है, तो सेम वे में जो हमारा ये है क्या कहते हैं पंचायत है, पंचायत को डायरेक्टली आता है 15FC। पहले 14FC आता था, अब 15FC आ रहा है। जो 15FC हमें आ रहा है, चाहे वो पंचायत को 6 लाख 7 लाख उसके एरिया के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको मिलेगा। दूसरा नरेगा का हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ कितना भी काम उठा सकती है पंचायत, रीजन, लेकिन उस पर हमें फोकस ये करना है कि हमारे पास जॉब कार्ड कितने हैं, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमने हमारे पंचायत में जितने जॉब कार्ड हमारे पास ज्यादा होंगे उतना हम नरेगा का काम उठा सकते हैं। तो 40 लाख 50 लाख 60 लाख तो आम कोई भी पंचायत उठा सकती है, जो सरपंच खुद करवा सकता है। जी गौर साहब। अच्छा रैना साहब, एक वीडियो आपका मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, फेक पॉलिटिशियंस के ऊपर आपने बनाया था कि जो ऐसे लोगों को ऐसे बेवकूफ बना के नौकरियों के झांसे देते हैं। तो उस पे थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा बताएंगे कि वो क्या था? देखिए मैं आपको गौर से हैरान हूँ, क्या अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन उठाया। मैं हैरान हूँ कि मुझे सुना तो था कि कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे उल्टे पुल्टे काम। लेकिन जब कश्मीर से हमारा पलायन हुआ तो मैं 16-17 साल का लड़का था, है ना। तो अब मैं तकरीबन 43, 47, 48 साल का हो गया हूँ। और वहां जाने के बाद जब मैंने देखा कि रियलिटी में इतनी लूट मची हुई है, हमारे कश्मीरी भाइयों को, इनोसेंट गरीब लोग ऐसे उल्लू बनाया जा रहा है और ऐसे पैसे उनसे ऐंठे जा रहे हैं कि मैं हैरान हूँ। जिस बंदे के पास जो नेता बना है, जिस बंदे के पास रहने के लिए एक कमरा नहीं था, वो बड़ी हवेली बना रहा है 2 साल 3 साल के अंदर। कैसे हो रहा है भाई साहब? मैंने ये चीज भी देखी है कि लोगों ने करोड़ 1.5 करोड़ लोगों से नौकरी के नाम पे लिए हैं, लाख 2.5 लाख। जब 100 लोगों 200 लोगों से आप लाख रुपए लोगे, कितना बन गया? 2 करोड़ 3 करोड़। अब बंदा कोठी भी बढ़िया बना रहा है, उनको बोल रहा है टेंशन मत लो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही वहां प्रधानमंत्री से बात करके तुमको ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। और ऐसा भी हुआ कि लोगों ने घर में ही, इन नेताओं ने घर में प्रिंट किए हैं
ऑर्डर्स और लोगों को दिए फेक ऑर्डर्स और लोग खुश और फिर बोला है और दे दे लाख लाख रुपए। अब लोग भी इतने सीधे साधे हैं तो वो दे रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे वहां वो कश्मीर में कहते हैं वो बांड पोतर सिस्टम बहुत चल रहा है वहां। तो मैंने अपने जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो बहुत सीधे साधे, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले 370 टूटने से पहले बहुत कुछ होता था जो अब नहीं हो रहा है। अब जो सरकार आई है, जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कोई चपरासी को भी नहीं लगा सकता आज की डेट में। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने कश्मीरी भाइयों को कि इवन हमारे एलजी साहब एक 4 क्लास एम्प्लॉय को नहीं लगा सकते। उसका एक प्रोसीजर है, हाँ उसका एग्जाम है, उस टेस्ट को आप क्वालिफाई कीजिए, उसमें एक कट आएगा, कट आउट जो आएगा आपके मार्क का जो आप लोगे, आपको घर में ऑर्डर आ जाएगा, आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों, इन नकली नेताओं के, जो ये चोर और डाकू नेता है, जो सिर्फ माल कमाने के लिए निकले हैं, लोगों को ये जेब काटने के लिए निकले हैं, इन लोगों को आप एंटरटेन मत कीजिए, उनके पीछे पीछे मत चलिए, ये आपको सिर्फ लूटने के लिए निकले। तो यही मेरी एक गुजारिश है आपके माध्यम से तमाम पब्लिक को, ऐसे लोगों को आप मतलब नकारिए, उनके पीछे पीछे मत चलिए। ये आपको झूठे वादे, झूठी बातें बताते हैं और आपको लूटने का मेन मकसद है। गौर साहब, अच्छा ये जैसे अब एक और बात इसमें आ जाती है ना, जो पुराना ही मुद्दा जो हमारा अभी जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, उसमें जब इन्होंने पहले ही ये प्रोटेस्ट करा कि हमें ये करो वो करो, तो उसमें फिर बाकी जो निचला वाला टायर है ना, जैसे मान लो सरपंच वगैरह हैं, वो भी आगे आएंगे कि हमें भी प्रोटोकॉल चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर पंच है, उसको भी फिर प्रोटोकॉल चाहिए, तो उसकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अगर इनकी डिमांडें पूरी करेंगे तो फिर उनकी डिमांडें भी जेन्युइन डिमांडें हैं, फिर उनको भी सिक्योरिटी, अगर इनको सिक्योरिटी चाहिए तो फिर उनको भी चाहिए। ये तो एक फिर चेन बन जाती है ना, फिर ऊपर से नीचे तक बन जाता है। बीडीसी भी मांगेगा मुझे भी प्रोटोकॉल दे दो, मुझे भी सिक्योरिटी दे दो, मुझे भी ये दे दो, वो दे दो। तो इन्होंने तो अपना चेहरा पहले ही दिखा दिया कि ये डेवलपमेंट कराने के लिए नहीं आए हैं, ये आए कुछ और पर्पस के लिए थे, मगर फंस गए किसी और। एक मिनट गौर साहब, आप मैं सुनूंगा पूरी, फिर मैं बताऊंगा। गौर साहब, ऐसा है कि जो ये अभी यहाँ बवाल खड़ा किया हमारे डीडीसी वालों ने, और ना तो उन्होंने ये सब बहुत शर्म की बात है कि गवर्नर साहब पहली बार मिलने आ रहे हैं और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। आपके सामने जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी जिनके आप ट्रांसफर हो गया है, शीतल नंदा जी, वो आपसे मिलना उनने है, आपकी बातें ही सुननी है उनके अंदर, लेकिन आप बाहर ही शुरू हो गए हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद, है ना। तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट इनको प्रोटोकॉल बढ़ा रही है, इनका ऑनोरेरियम बढ़ा रही है, जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको ज्यादा दिया है 35,000, 25,000, 15,000, अब आप हैरान हो जाएंगे। हम अभी जो टूर पे गए थे, 2-4 स्टेट्स में मैं घूम के आया हूँ, वहां पर 10,000 रुपए डीडीसी चेयरमैन की सैलरी, वो ऑनोरेरियम है, जो ऑनोरेरियम है वो 10,000 है। यहाँ कितना दिया? 35,000। वहां का वाइस जो चेयरमैन है उसका है 8,000, यहाँ कितना दिया? 25,000। वहां का जो मेंबर है आपका डीडीसी, उसका है 5,000, यहाँ दिया 15,000। तो ये असल में अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि पहले जो ये पार्टियां जो थी, गुक्कर गैंग की जो पार्टियां थी, वो उन्होंने अपनी सैलरियां खुद ही बनाते थे असेंबली में बैठ के। वो सैलरी बनाते थे 2.5 लाख, 3 लाख, जो मर्जी है।
उनके हाथ में ही था। अब यहाँ भी ऐसे ही तत्व घुसते हैं जो चाहते हैं कि हमें उसी हिसाब से अपनी मनमर्जी, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने चलो इनको अच्छा ऑनरेरियम दिया है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी स्टेट्स के लोगों को अगर पता लग गया ना, वहां भी एजुकेशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पे एजुकेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे? तो ग्राउंड पे सरपंच और पंचों ने काम करना है, 24 घंटे लोगों के बीच में रहना है। ये प्रोटोकॉल ढूंढ रहे हैं, ये होटलों में बैठ रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको सब कुछ। हम ये इससे मना ही नहीं है, लेकिन फिर तीनों जो हमारी लेवल्स हैं, जो तीनों टायर्स हैं, मैं तो कहता हूँ फिर पंच और सरपंच को ज्यादा होना चाहिए, वो जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, है ना? तो हमें जो इन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन दिया वो बहुत गलत दिया है समाज में। और अगर गवर्नमेंट, क्योंकि अभी उसका उन्होंने बोला था हम अमेंडमेंट करेंगे, वो अभी अमेंडमेंट नहीं आया है उनका, तो मुझे पूरा लग रहा है ऐसा कुछ अगर करेंगे तो गवर्नमेंट एक कंट्रोवर्सी शुरू करेगी। तो गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस कंट्रोवर्सी को मत कीजिए, क्योंकि पंच और सरपंच इससे एजुटेशन करेंगे तो और परेशानी हो जाएगी। तो आपने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल इनको दिया है, सैलरी जो इनको मिलनी चाहिए थी वो बहुत मिली है। ऐसा बाकी स्टेट्स को अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है इनकी, लेकिन हम उसके अपोजिट नहीं है। ठीक है, करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है इन डीडीसी हजरात से, प्लीज आप ग्राउंड पे काम कीजिए, सब उनके साथ ताउन करके, जो आपके पंचायत के लोग हैं या बीडीसी के लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे साथ वीडियोज हैं या इनके साथ एडिशनल डीसी होगा, जो भी हमारे जो गवर्नमेंट का जो स्टाफ है, उनके साथ मिल के चल के रोबदार ना कीजिए। जो आपको आदत पड़ गई है पीछे की गवर्नमेंट में जो रोजगार चलता था, ठीक है, जहां पर गलती है वहां आप कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उस हिसाब से भी मत चलिए कि जिससे एक गलत मैसेज समाज में जाए। आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, उनके दुख दर्द कम करने की कोशिश करना, उन पे फोकस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी गौर सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने टाइम दिया और बहुत एलैबोरेट करके सारी चीज़ें बताई जो कि कोई और नहीं बता सकता था आपके सिवा। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही पे थी कि आप पंचायती राज को पूरा मान लो खंगाल के आप बता सकते हैं कि लोगों को पूरा इसके बारे में बता सकते हैं। तो दूसरा जो आपने ऐसे ही मान लो अपने आप को लीडर बोल देते हैं और लोगों से पैसा ऐड लेते हैं, तो उनसे भी बचें। वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। आपका यूट्यूब में मैंने देखा था, बहुत बढ़िया लगा वो। और खासकर ये आज का जो बजट वाला कंफ्यूजन जो इनमें था कि ये तो मतलब खुशियाँ मना रहे थे कि हमें 10 करोड़ मिल रहा है। 10 करोड़ तो पूरी काउंसिल को मिल रहा है, 14 मेंबर्स को मिल रहा है। और 14 मेंबर्स को भी नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है तो मान लो उसमें बिडिंग होगी, जो एलिजिबल होगा वो काम करेगा, और जो काम करने हैं ग्राउंड लेवल के वो काम करने हैं। सड़कें बनानी हैं, रोड बनाने हैं, ये क्या कहते हैं बिजली पानी वगैरह, ये इन सुविधाओं के लिए वो पैसा आएगा, ना कि इनके घर में इनको कैश नहीं मिलेगा। अब वो वक्त चला गया जब वो कैश आता था या पैसा। गौर साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मैं सरपंच बना, आप जितनी चीजें के मेरे पास जो इनपुट्स आ रहे थे लोगों से, आम जनता से, काम कहीं नहीं हो रहा था ना, वो कागजों पे काम थे, पैसे जेब में। और अभी भी बहुत जगहों पे अगर काम इस पे मतलब परेशानियां चल रही हैं, काम ही कहीं नहीं, एक काम पे 4-4, 5 बार पैसे निकाले गए, बिल निकाले गए हैं, बिलें निकाली गई है, ये मैंने खुद देखा है। और लोग
was surprised to see such things. जो डिजर्विंग थे उनको नहीं मिला, जैसे यही आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कईयों के मकान कच्चे मकान वाला तो एलिजिबल है, उसको नहीं मिला है, कोई पक्के मकान वाले को दे दिया है। टॉयलेट जिनको टॉयलेट ऑलरेडी है उनको दे दिया, जिनको नहीं है बेचारों को, बेचारे अभी भी बाहर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको एसबीएम के पैसे मिले हैं। जो घर में 4 बंदे हैं, चारों गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनको 2-2, 3-3 बार उन्हें एसबीएम के पैसे निकाले हैं और उनको दिया गया है। जो बेचारा गरीब आदमी जिसको खाने को रोटियां नहीं है, उसको कुछ नहीं है। सर बीपीएल और एपीएल में भी बहुत कंफ्यूजन है। अभी बीपीएल बहुत सारे जो एपीएल कैटेगरी से भी ऊपर चले गए हैं, मान लो मिडिल क्लास से भी ऊपर, अपर मिडिल क्लास में है, वो उनके कार्ड अगर चेक करे जाएं वो बीपीएल राशन अभी भी ले रहे हैं। तो अभी जो नहीं, अभी क्या हुआ है, अभी जो ये 1.5 साल से जब से ये पॉलिटिक्स खत्म हो गई, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सारा ऑनलाइन हो रहा है, जियो टैगिंग हो रही है, ठीक है, तो डंडा ऊपर से बहुत बढ़िया चल रहा है। इसलिए बहुत कम हो रहा होगा, लेकिन बहुत कम हो रहा है, और जहां पर गड़बड़ लग रही है वो फंस रहे हैं वो लोग, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनको आप देख रहे हो कि पेपरों में भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी चल रही है, उनकी करप्शन सब कुछ हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो गरीब जनता है उसके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा हो रहा है। इवन रिसेंटली आपने भी न्यूज़ सुना होगा कि एक फेक सर्टिफिकेट में वो एम्प्लॉई था, उसके बाद फिर वो पकड़ा। नहीं, आप देखिए ना, अभी जो 2 साल का उन्होंने एडिशनल, जो हमारे क्या कमिश्नर सेक्रेटरी गए थे, उन्होंने फ्रॉड क्या किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दी। ये हाई लेवल की बात बता रहा हूँ, इवन पढ़ा भी नहीं, स्कूल में भी नहीं गया है वो। अच्छा, वो चपरासी से कहाँ पहुंचा? चपरासी से वहां तक, उस लेवल तक पहुंचा। अगर ये तो देखो मैं सर आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर वेरीफाई कराए सभी को। वही मैं बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली। इसलिए जो अभी जो हो रहा है, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, और बहुत अच्छा जो हमारा जम्मू कश्मीर का भविष्य है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे आप देख रहे होंगे कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे खासतौर पर विंटर स्पोर्ट्स, उनको बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अभी ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत, जैसे भी आपने देखा कि रेलवे को फटाफट कंप्लीट करना है, कश्मीर तक पहुंचाना है, और यूथ जो स्पोर्ट्स है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारी स्किल इंडिया, उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो बहुत सारे एवेन्यूज है। अब ये लोग जो पूछे कि गलत आदतें हैं ना लोगों ने जो पनपी हैं, जो लीडर बने हैं बहुत सारे, पुरानी आदतें हैं ना, उनको जल्दी उससे बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे, अब किस व्यवस्था में है। तो वो अगर बदले तो लोगों की सेवा करें तो बहुत अच्छा है, नहीं बदलेंगे तो भुगतना पड़ेगा उनको। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत एलैबोरेट करके सारी बातें कही। बजट के बारे में आपने इवन कंफ्यूजन दूर कर दिया हमारे डीडीसी मेंबर्स का, क्योंकि उनको तो अभी मुझे लगता है नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक तो वो बड़े खुश थे कि उनको पता नहीं कितने करोड़ आ रहे। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा आपने ये सारा सब कुछ एलैबोरेट करके बताया। तो आपने मुझे खासकर टाइम दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट सर। किसी और टाइम पे, किसी और मुद्दे पे हम बात करेंगे। जरूर। तब तक के लिए शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गौर साहब, थैंक यू वेरी मच।